एवरीवन वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस ट्यूटोरियल। सो एवरीवन विजन 365 की मैगजीन आ चुकी है। एवरीवन यूपीएससी सीएससी के लिए मैगजीन काफ़ी बेहतरीन मैगजीन है। ये मैगजीन पिछले एक साल के यानी 12 महीने के करंट अफेयर को बिल्कुल अप टू डेट करवा देती है। अगर हम डेली के करंट अफेयर को कवर नहीं कर पाए हैं, हमारे अपने नोट्स करंट अफेयर के नहीं है, तो ये मैगजीन बिल्कुल प्रॉपर नोट के फॉर्म में होती है जो कि हमारे करंट अफेयर को 12 महीने के करंट अफेयर को अप टू डेट करवा देती है। ओके, हम लोग बात करेंगे संविधान से संबंधित मुद्दे के ऊपर। ओके, इसमें टोटल प्रॉपर 8 पॉइंट हैं, 8 टॉपिक हैं जिस पे हम लोग बात करेंगे, जो कि पिछले 12 महीने में करंट में रहे हैं, चर्चा में रहे हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। ओके, सो पहला टॉपिक है मूल ढांचे का सिद्धांत। मूल ढांचे का सिद्धांत एक्चुअली ये जो मुद्दा है केशवानंद भारतीवाद से जुड़ा हुआ है। 1973 में केशवानंद भारतीवाद आया था। आज के समय में 50 साल इस मामले को हो चुका है, जिसको पाकर ये चर्चा में बना हुआ था, तो हमारे समक्ष ये करंट के फॉर्म में आ गया। एवरीवन, केशवानंद भारतीवाद को जानने से पहले 2 से 3 टॉपिक इससे जुड़े हुए हैं, उसको भी बात कर लेने पे होता क्या है कि मामला पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है। ओके, केशवानंद भारती के पहले गोलकनाथवाद, याद रखना, गोलकनाथवाद। ओके, 1967 याद रखना, गोलकनाथवाद 1967 में आया था। इसमें कहा गया कि संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर आता है 1971। 1971 में आता है 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। यहां पर कहा जाता है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। 24वां और 25वां याद रखना, 24वां और 25वां 1971 में आते हैं संविधान संशोधन। 24वां में कहा जाता है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अब आता है 1973। 1973 केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद। यहां पर कहा जाता है कि जो 24वां संविधान संशोधन है, सुप्रीम कोर्ट उसको बरकरार रखती है, यानी कि संसद द्वारा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन आप संशोधन उसी दायरे तक कर सकते हो जिस दायरे तक संविधान का जो मूल ढांचा है, क्लियर, मूल ढांचा है, वह छीड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रखना, गोलकनाथवाद 1967 में आता है। यहां पे कहा जाता है कि संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, 1971 24वां संविधान संशोधन आता है इसके विरोध में। उसमें कहा जाता है कि संसद संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकती है। फिर आता है केशवानंद भारती 1973 का मामला। यहां पर 24वें संविधान संशोधन को बिल्कुल बरकरार रखा जाता है, यानी आप संशोधन किसी भी भाग में कर सकते हो, लेकिन संविधान का जो मूल सिद्धांत है वह प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब कहेंगे कि मूल सिद्धांत क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट अलग अलग समय पे अलग अलग केसों के तहत बताती है कि मूल सिद्धांत क्या है, मूल सिद्धांत के दायरे में क्या कंटेंट आते हैं। क्लियर, हालांकि भारत के संविधान में मूल सिद्धांत, मूल संविधान जैसा कुछ जो वक्तव्य है वह मेंशन नहीं है, तो ये सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करता है कि मूल सिद्धांत वो किसको निर्धारित कर रहा है। क्लियर, तो मामला पूरा समझ गए कि केशवानंद भारती का मामला क्या था, केशवानंद भारती क्यों लाया गया, तो उसके पहले क्या मामला था। ओके, चलिए अब आते हैं मुद्दे पे। ठीक है, सो हाल ही में ऐतिहासिक केशवानंद भारती का जो मामला 1973 है, 50 वर्ष पूरे हुए हैं। गौरतलब है कि इस वाद में जुड़े निर्णय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। याद रखना, संविधान में मूल सिद्धांत जैसा वक्तव्य मेंशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अलग अलग केसों में अलग अलग समय पे बताता है कि मूल सिद्धांत के दायरे में क्या आता है। ओके, चलिए, केशवानंद भारतीवाद 1973, उस वाद को जानने से पहले हमने जो भी एक स्ट्रक्चर पे बात किया, याद रखना कि गोलकनाथवाद जो था, गोलकनाथवाद में 24वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यह कहा गया था कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अधीन विधि नहीं है, यानी कोई कानून नहीं है, इसलिए संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ओके, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, 24वां संविधान संशोधन। ओके, उसके बाद 1971 का आता है
1971 में, जस्ट वेट, यस, संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। ओके, हमने इस पे बात किया कि संशोधन नहीं किया जा सकता। उसके बाद क्या आता है 1971 में कहा जाता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकार सीमित हैं, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। 24वां में कहा गया कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अधीन विधि नहीं है, इसलिए संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ठीक है, इसके बाद आता है 1973 का केशवानंद भारती। ओके, जो कि हम इस पे एनालिसिस करेंगे। केशवानंद भारती वाले में कहा गया कि जो 24वां संविधान संशोधन है बिल्कुल एग्जैक्ट वही मामला रहेगा, उसको संशोधित नहीं किया गया था, उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया गया, लेकिन आप संशोधन उसी दायरे तक करोगे जिस दायरे तक संविधान का मूल सिद्धांत प्रभावित नहीं हो। ओके, चलिए, मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में 24वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। अब 24वां संविधान संशोधन क्या था, जो कि हमने अभी देखा, ठीक है, कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अधीन विधि नहीं है, यानी कानून नहीं है, इसलिए संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ठीक है, अब जो केशवानंद भारती का मामला था, 24 वाला जो 24वां संविधान संशोधन है, इसका परिभाषा प्लस एक वहां पे वर्ड और याद रखिए, 24वां, जस्ट वेट, 24 प्लस मूल सिद्धांत प्रभावित नहीं होना चाहिए। ओके, प्रभावित नहीं होना चाहिए। ओके, आप इन दोनों परिभाषाओं को मिला दोगे, इन दो कंटेंट को, तो जो केशवानंद भारती का मामला था वो क्लियर हो जा रहा है। ओके, चलिए, ओके, सो बशर्ते संशोधन द्वारा संविधान का मूलभूत जो विशेषता है या मूल सिद्धांत में परिवर्तन या उसकी क्षति अथवा लोप नहीं होना चाहिए। इसलिए गोलकनाथवाद, जो कि 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के तहत गारंटीकृत मूल अधिकारों को संविधान संशोधन के द्वारा निरस्त या सीमित नहीं किया जा सकता। ये लाइन प्लीज आप याद रखना। ओके, आपसे एग्जाम में यहां से मैटर पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। ठीक है, जो न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की जो शक्ति है, कोर्ट ने निर्णय दिया कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है। यानी ऐसा नहीं कि आप कुछ भी संशोधन कर दो और उस पे न्यायपालिका जो है वह नजर अपना ना डाले। अगर लगता है कि आपका संशोधन संविधान के मूल सिद्धांत को, मूल स्ट्रक्चर को टच कर रहा है, तो जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है आपके संशोधन के ऊपर। ओके, यहां पर मेंशन किया गया फंडामेंटल राइट। ओके, फंडामेंटल राइट, देखिए जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट यह आर्टिकल 12 से 35 के मध्य है। ठीक है, कहेंगे कहां से लिया गया, तो यूएस से लिया गया। ओके, अब यहां पे याद रखना कि जो आर्टिकल 31 है, आर्टिकल 31 को अब कानूनी अधिकार के रूप में जो संपत्ति का जो कानूनी अधिकार है उसके तहत 300A में ट्रांसफर कर दिया गया। तो याद रखना कि 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल 31 को छोड़कर, क्योंकि आर्टिकल 31 जो है विधि, जो संपत्ति का अधिकार है, विधि के तहत इसको ट्रांसफर कर दिया गया 300A में। ओके, तो थोड़ा सा विशेष इस पे आप विशेष ध्यान देना कि इस पे क्या मामला है क्या नहीं है। सो जो गारंटीकृत मामला था संपत्ति का, आर्टिकल 31, फंडामेंटल राइट आज के समय में नहीं है। ओके, चलिए, अन्य निर्णय, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति को कम करने वाले हिस्सों को छोड़कर 25वें और 29वें संविधान संशोधन के अन्य भाग की वैधता को बनाए रखा। साथ ही यह भी कहा कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर डील किया होगा तो ये वाला जो सेगमेंट है आपने कई बार देखा होगा कि जो प्रियम्बल है संविधान का भाग है या नहीं है। तो याद रखना कि जो उद्देशिका है यानी प्रियम्बल है ये संविधान का भाग है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। ओके,
इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसमें स्टेट के साथ ही साथ यूपीएससी सीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ओके, चलिए मूल ढांचे के सिद्धांत के बारे में बात करें तो मूल ढांचे के सिद्धांत के अनुसार संविधान के कुछ ऐसी मूलभूत विशेषताएं विद्यमान हैं जिन्हें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किए जा सकते। याद रखना, ये जो मूल सिद्धांत की बात है भारत के संविधान में मेंशन नहीं है। ओके, मेंशन नहीं है। भारत के संविधान में कहीं भी मूल ढांचा का उल्लेख नहीं किया गया है। मूल ढांचे के सिद्धांत का अगर महत्व की बात करें तो यह संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को उचित रूप से नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज बना रहे, साथ ही अपने मूलभूत मूल्यों और सिद्धांतों को संरक्षित करते हुए समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता रहे। इसके तहत कानून का शासन, शक्तियों का पृथक्करण जैसे कई सिद्धांतों को मूल ढांचे में शामिल किया गया है। ये भारत के संवैधानिक कानून का आधार बन गए हैं। ओके, यह सुनिश्चित करता है कि संविधान का संघीय ढांचा कमजोर न हो। यह संविधान की व्याख्या करते समय भारतीय न्यायपालिका के दृष्टिकोण को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सो एवरीवन, हम लोगों ने गोलकनाथ वाद को देखा, केशवानंद भारती वाले मामले को देखा जो कि 1973 में आया था। 1971 में 24वां और 25वां संविधान संशोधन जो था उसको भी हमने देखा। ओके, गोलकनाथ और 24वां संविधान संशोधन और केशवानंद भारती, इन तीनों को जब भी आप रिवीजन करो तो तीनों को मिलाकर करो। अगर ये जो वाद वाले पूरे पूरे मामले हैं, अगर स्पेसिफिक इस पे आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में मैंने प्रॉपर ये जो सारे के सारे महत्वपूर्ण वाद है उसको एक प्रॉपर एक वीडियो में करा रखा है, आप वहां से भी इसको रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जिला न्यायालयों की स्वतंत्रता। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघवाद में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि जिला न्यायालयों की जो स्वतंत्रता है भी संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। ये प्लीज आप इसको इंपॉर्टेंट में आप मेंशन कर लेना। ओके, सुप्रीम कोर्ट का वाद है। ओके, तो इसको प्लीज आप याद रखना कि जो जिला न्यायालय है, जिला न्यायालय की स्वतंत्रता भी संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। इसको प्लीज आप याद रखना। ठीक है, कोर्ट ने केस में फैसला सुनाते हुए न्यायपालिका से संबंधित कुछ सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। इसमें शामिल है जिला न्यायालय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच वेतन, पेंशन अथवा अन्य सेवा शर्तों के मामले में देश भर में एकरूपता बनाए रखी जानी चाहिए। शक्तियों की अगर पृथक की बात करें तो न्यायपालिका के पदाधिकारियों को विधायिका और कार्यपालिका के कर्मचारियों से अलग माना जाना चाहिए। ठीक है, पदनाम और सेवा शर्तों में एकरूपता की अगर बात करें तो एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ है कि एक राज्य के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें अन्य राज्यों के समान पद पर नियुक्त न्यायाधीशों की सेवा शर्तों के समान होनी चाहिए। ओके, बात करते हैं जिला न्यायालय की। जिला न्यायालय, जो जिला न्यायाधीश जिले में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी है, ये थोड़ा सा वक्तव्य याद रखना, आपसे वहां पर इसके समवर्ती पदाधिकारियों का नाम देकर के पूछ के कंफ्यूज कर सकता है। तो याद रखना कि जिला न्यायाधीश जिले में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी है। अधीनस्थ न्यायपालिका का संगठनात्मक ढांचा, अधिकारिता और नाम पर राज्य निर्धारित करते हैं। इस कारण से जिला न्यायाधीशों की स्थिति एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग हो सकती है। जिला न्यायालय मुख्यतः त्रिस्तरीय ढांचे पर निर्धारित है, जो कि आप यहां से आप देख सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा आप इसको याद रखना है आप। ओके, चलिए यहां पे एक महत्वपूर्ण मैटर है, इनसे संबंधित हम लोग आर्टिकल को देख लेते हैं कि इनके जो संबंधित जो आर्टिकल है उन आर्टिकलों की चर्चा कहां पे की गई है, किस आर्टिकल के तहत किस न्यायालय की बात कही गई है। देखिए, जो जिला न्यायालय है, जस्ट वेट, जो जिला न्यायालय है, ओके, जिला न्यायालय जो है इसका जो चर्चा है आर्टिकल 235 में किया गया है। आर्टिकल 235 में किया गया है। हाई कोर्ट, ओके, जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का चर्चा आर्टिकल 214 में किया गया है। आर्टिकल 214 में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में किया गया है। 124 में किया गया है। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण है आर्टिकल 231। आर्टिकल 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए जब एक हाई कोर्ट का व्यवस्था होता है, आर्टिकल 231 दो या
2 से अधिक राज्य के लिए हाई कोर्ट। याद रखना, जिला न्यायालय का चर्चा 235 आर्टिकल में, हाई कोर्ट 214, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 और आर्टिकल 231 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जब हाई कोर्ट का प्रबंधन होता है। ओके, चलिए यहां पे यस, जिला जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, पदस्थापन यानी पोस्टिंग और पदोन्नति हाई कोर्ट के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा की कराई जाती है। तो याद रखना कि जो जिला न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय में जो जिला न्यायाधीश होती है, इनकी जो नियुक्ति होती है, जो पोस्टिंग होती है, जो पदोन्नति होती है, हाई कोर्ट के परामर्श पर जो राज्य का गवर्नर होता है यानी राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल करता है। ओके, तो ये भी आप याद रखना, ये भी स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अनुच्छेद 370 का निरसन। ओके, अनुच्छेद 370 का निरसन एक्चुअली हुआ क्या था कि जो भी अनुच्छेद 370 को दोबारा इसके एक्टिव होने की बात कर रहे थे, इसको एक्टिवेट करने की बात कर रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर किए थे। सो ये भी मामला काफी चर्चा में बना हुआ था। उसके बाद हम देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था 370 के हटने के लिए। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा। गौरतलब है कि 2019 में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर की विशेष दर्जे की स्थिति को समाप्त कर दिया था। ओके, देखिए जम्मू कश्मीर का जब भी नाम याद आता है, आप 2-3 कंटेंट और भी याद रखा करो। जम्मू कश्मीर हो गया, जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया। ओके, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। ओके, देखिए जो हैदराबाद है वो पुलिस कार्रवाई के द्वारा नवंबर 1948 में भारत में मिला। जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 विलय पत्र के द्वारा। ओके, और जूनागढ़ जनमत संग्रह के तहत भारत में विलय हुआ। तो थोड़ा सा कंटेंट भी आप याद रखना, पूछ लेता है कि पुलिस कार्रवाई, विलय पत्र, जनमत संग्रह, इनमें से आपको मिलान करने के लिए दे देगा, तो थोड़ा सा अवेयर रहना। ओके, चलिए 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने संविधान जो कि जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 2019 जारी किया था। इस आदेश में कहा गया था कि भारतीय संविधान के प्रावधान बिना किसी अपवाद के जम्मू और कश्मीर राज्य में भी लागू होंगे। इसके अलावा संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को भी पारित कर लागू किया था। इसके तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को विभिन्न 2 केंद्र शासित प्रदेश यूटी, यूनियन टेरिटरी के रूप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया था। तो ये भी आपको याद रखना। याचिकाकर्ताओं ने संघ की इस कार्रवाई की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, महत्वपूर्ण है, इसको जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2019 में जारी राष्ट्रपति की उद्घोषणा को बरकरार रखते हुए कहा कि 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के बाद इसकी स्वयं की कोई संप्रभुता नहीं रह गई थी। ओके, याद रखना, जो जम्मू कश्मीर है यह विलय पत्र के द्वारा, ओके, यह विलय पत्र के द्वारा भारत में मिला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजा हरि सिंह थे उस समय, उन दोनों के मध्य में विलय पत्र के तहत भारत में जम्मू कश्मीर का विलय कराया गया था। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 संविधान में एक अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान था। यह भी आप वक्तव्य याद रखना कि अनुच्छेद 370 संविधान में एक अस्थायी व संक्रमणकालीन प्रावधान था। ओके, कोर्ट ने कहा कि संसद के किसी भी राज्य में उसका कोई राज्य क्षेत्र अलग करके उसे केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है। किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके, किसी राज्य से किसी जगह को काटकर किसी अन्य जगहों के साथ किसी राज्य का निर्माण कर देना आर्टिकल 3 के तहत कहा गया है। ये भी आप आर्टिकल याद रखना। मैं भी आपसे पूछ ले कि आर्टिकल 3 क्या प्रबंधन करता है। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि संसद किसी भी राज्य से उसका कोई राज्य क्षेत्र अलग करके उसे केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है। ओके, संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य से किसी भी क्षेत्र को अलग करने के या 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों के कुछ हिस्सों को आपस में मिलाकर या किसी भी राज्य क्षेत्र को किसी भी राज्य क्षेत्र के एक हिस्से को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। यह आर्टिकल 3 के तहत इसका व्यवस्था किया गया है। याद रखना, संविधान के अनुच्छेद 3 के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार अनुच्छेद 3A में प्रयुक्त शब्द राज्य में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने
एएसआर मुंबई मामले पर दिए गए अपने फैसले को भी दोहराया। उसने कहा कि राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति की कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। ओके, याद रखना जो प्रेसिडेंट रूल है, ठीक है, आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल की व्यवस्था की गई है। तो ये भी आप याद रखना, संबंधित आर्टिकल भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 370 एक ऐतिहासिक परिदृश्य की बात करें तो विलय पत्र अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक जो राजा हरि सिंह थे, ये नाम याद रखना, राजा हरि सिंह थे। ओके, और भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधान की बात करें तो भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यह अनुच्छेद 370 को संविधान के भाग 21 में जोड़ा गया था। भाग 21 का शीर्षक अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ये आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 370 किसके दायरे में रखा गया था और इसका टैगलाइन क्या था। अनुच्छेद 370 रक्षा, विदेश मामले, वित्त और संचार को छोड़कर अन्य सभी कानूनों को लागू करने के लिए संसद को राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता थी। ओके, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A, यह अनुच्छेद 370 से ही उत्पन्न हुआ था। अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर और राज्य के स्थायी निवासियों और उनके विशेष अधिकारों और उन्हें मिलने वाली विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया गया था। ओके, अनुच्छेद 3 यह प्रावधान करता है कि संसद कानून द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, मौजूदा राज्य के राज्य क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये भी थोड़ा सा याद रखना। अनुच्छेद के तहत हिस्से में कहा गया कि उपयुक्त कानून के लिए किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाएगा। यदि विधेयक किसी राज्य के राज्य क्षेत्र, सीमा या नाम को प्रभावित करता है तो राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल के विचार के लिए भी भेजा जाना चाहिए। ये वक्तव्य याद रखना, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्रीवियस ईयर का जब पेपर आप एनालिसिस करेंगे तो ये वाला जो स्टेटमेंट है कई बार पूछा गया है। नाम परिवर्तन, राज्य का, राज्य क्षेत्र का परिवर्तन, नए राज्य का गठन पे ये वक्तव्य कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023। जो दिल्ली के अंतर्गत जो सिविल सेवक हैं उनके ट्रांसफर, ज्वाइनिंग से जुड़ा हुआ मामला जब उठा था दिल्ली में, तो ये भी मामला काफी चला है पिछले साल। आई होप सो कि आप इसको न्यूज के तहत, करंट के तहत आपने कवर कर लिया होगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। हालांकि इसको सिंपल बस आप इतना जानो कि जो दिल्ली के अंतर्गत जो सिविल सेवक हैं उनके शिकायत, उनके अधिकार, उनकी पोस्टिंग से जुड़ा हुआ मामला यहाँ पर चर्चा में किया गया था। ठीक है, चलिए। हाल ही में संसद द्वारा पारित एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एनसीटीडी संशोधन विधेयक 2023 को राष्ट्रपति से अनुमोदन प्राप्त हो गया। अब यह विधेयक अधिनियम बन गया है। ठीक है, जो एनसीटीडी संशोधन अधिनियम के जो मुख्य प्रावधान है, राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण एनसीसीएसए, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। ओके, इस अधिनियम में जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी है कि गठन का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य सेवाओं से संबंधित कुछ मामले जैसे कि ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस एवं अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर दिल्ली के एलजी को सिफारिश करना है। आप अगर इसको आप एक नॉर्मल भाषा में समझो तो आप ये कह सकते हो कि जो दिल्ली की सरकार है, दिल्ली के सरकार के अंतर्गत जो दिल्ली के प्रधान होंगे व मुख्यमंत्री होंगे, सो उनके शक्ति को यहाँ पर कहीं ना कहीं चैलेंज किया गया था। उनके शक्ति को अनुमानतः जो इसके विरोध में बातें कही गई कि जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी है, इसके तहत जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार के पावर को कहीं ना कहीं कम किया गया है। इसके विरुद्ध में बातें कहा गया, जबकि इसके पक्ष में कहा गया कि कहीं ना कहीं कि एक इनोवेटिव व्यवस्था है, इससे शक्ति मिलेगी शासन प्रशासन को। ओके, तो चलिए इस बात करते हैं। इस अधिनियम में जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी है के गठन का प्रावधान किया गया। इसके तहत हमने बात कर लिया कि ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस, अन्य महत्वपूर्ण जैसे मामले दिल्ली के एलजी के
जो उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, उनसे सिफारिश करना है यहाँ पे। सो जो एनसीसीएसए है, सभी निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर किए जाएंगे। दिल्ली में प्रधान गृह सचिव और मुख्य सचिव दोनों की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। ओके, याद रखना, दिल्ली के प्रधान गृह सचिव और मुख्य सचिव दोनों की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, और ये जो कमेटी बनाई गई है, जो एनसीसीएसए की जो संरचना है, यहां पे देखना क्या है। अध्यक्ष के रूप में दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, सदस्य सचिव दिल्ली सरकार का प्रधान गृह सचिव और सदस्य दिल्ली सरकार का मुख्य सचिव। और इन दोनों की जो नियुक्ति है वो कौन कर रहा है? केंद्र सरकार कर रहा है। एलजी किसके तहत? केंद्र सरकार के तहत। ओके, तो इन सारे प्रक्रियाओं को देखते हुए कहा गया था कि जो दिल्ली सरकार है उसका जो पावर है, जो शक्ति है, वो कहीं ना कहीं कम होगा ऐसे व्यवस्था के तहत। ओके भाई, देखिए, सदस्य सचिव केंद्र सरकार के तहत, सदस्य केंद्र सरकार के तहत। अब अध्यक्ष यहां पर जो दिल्ली की सरकार, दिल्ली का जो प्रधान मुख्यमंत्री होगा वो रहेगा। अब यहां पर जो भी फैसला किए जाएंगे, तो ये जो दोनों लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है, ये केंद्र सरकार के तहत किया गया है। तो इनका जो फैसला होगा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, अगर वो केंद्र सरकार के दल का नेता ना हो या केंद्र सरकार का गवर्नमेंट अगर दिल्ली के अंतर्गत ना हो, तो हो सकता है कि इन दोनों लोगों का जो निर्णय है इनसे विपरीत रहे, इनके विरोध में रहे। मे भी ऐसा हो सकता है, ये विरोध में ऐसी बातें एडिटोरियल में कही गई थी। ओके, चलिए, सो जो एनसीसीएसए है, सभी निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे। याद रखना कि जो एनसीसीसी का गठन है 3 लोगों को मिलाकर हुआ है। पहला दिल्ली का मुख्यमंत्री, बाकी जो सदस्य हैं दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, इनका अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार करेगा। सदस्य सचिव दिल्ली सरकार का प्रधान गृह सचिव, इनका भी अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार के तहत किया जाएगा। और जो फैसला है वो बहुमत के तहत किया जाएगा। ठीक है, अब समझ सकते हैं कि यहां पर बहुमत किसका है। ओके, क्लियर। सो एलजी की शक्तियों की बात करें तो ऐसे मामले में जिनमें एलजी पूर्णतया अपने विवेक से कार्य कर सकता है, निम्नलिखित है। ऐसे मामले जो दिल्ली विधानसभा की विधायी क्षमता से बाहर है किंतु एलजी को सौंपा गया है। ऐसे मामले जहां एलजी को कोई न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने की आवश्यकता होती है। एलजी की प्रमुखता की बात करें तो यह कानून एलजी के विवेकाधिकार का विस्तार करता है। इसके तहत वह एनसीसीएसए की सिफारिशों को स्वीकार कर सकता है या उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकता है। एलजी और एनसीसीएसए के बीच मतभेद होने की स्थिति में एलजी का निर्णय अंतिम होगा। ओके, ये लाइन प्लीज आप याद रखना। अगर जो भी फैसला होकर आएगा एनसीसीएसए के द्वारा, अगर एलजी को नहीं लगता कि यह सही फैसला है, ठीक है, तो विवाद के स्थिति में जो एलजी का निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा। एलजी के ही फैसले को लास्ट फैसला रिजल्ट के रूप में माना जाएगा। ठीक है, सो मंत्रियों द्वारा मामलों का निपटान की बात करें तो कुछ विशेष मामलों में आदेश जारी करने से पहले दिल्ली सरकार के मंत्रियों को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के माध्यम से उन मामलों को एलजी की राय हेतु उसके समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यह मामले निम्नलिखित में से संबंधित हो सकते हैं, जैसे दिल्ली में शांति व्यवस्था, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट या अन्य राज्य सरकारों के बीच संबंध, विधानसभा सत्र को बुलाना, सत्रावसान व विघटन तथा ऐसे मामले जिन पर एलजी को अपने विवेकाधिकार से आदेश लेना है। राष्ट्रीय राजधानी एनसीटी दिल्ली की शासन व्यवस्था की बात करें तो जो केंद्र शासित प्रदेश यूटी के रूप में वर्गीकृत है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत दिल्ली को एक यूटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये लाइन याद रखना। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली को यूटी का टाइमिंग क्या था, तो याद रखना 1956। ठीक है, क्लियर। इस अनुच्छेद, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत किया गया है। ओके, इस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि यूटी का प्रशासन सीधे राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा किया जाएगा। ठीक है, विशेष दर्जा की बात करें तो एस बालाकृष्णन समिति की सिफारिश के बाद, ठीक है, 69वें संविधान
के तहत किया गया था। 1991 द्वारा दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, साथ ही जस्ट वेट, साथ ही इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीटीडी के रूप में भी नामित किया गया था। ओके, तो ये भी अब थोड़ा सा विशेष याद रखना। ठीक है, 1951 वाला कि दिल्ली को विशेष जो राज्य का दर्जा, साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीटीडी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 ए को जोड़ा गया और दिल्ली को विधानसभा और मंत्रिपरिषद से युक्त केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ओके, तो यहाँ पे जो 3 से 4 जो टर्मिनोलॉजी है इसको प्लीज आप याद रखना। पहला तो कि एनसीसीएसए, ठीक है, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। यहाँ पर क्या मामला है? यहाँ पर मामला है कि जो सिविल सेवक हैं उनके पदोन्नति, उनका पोस्टिंग से जुड़ा हुआ जो फैसला होगा वो एनसीसीएसए के द्वारा किया जाएगा। इनमें क्या होगा कि बहुमत के आधार पर फैसला किया जाएगा और अगर एनसीसीएसए और एलजी के मध्य में मतभेद हो जाता है फैसले पे तो लास्ट फैसला एलजी का माना जाएगा। ओके, साथ ही साथ यूटी का जो प्रशासन का प्रावधान है आर्टिकल 239 के तहत इसका चर्चा किया गया है। तो ये भी आर्टिकल महत्वपूर्ण है, इसको प्लीज आप याद रखना। ठीक है, चलिए दिल्ली विधानसभा की शक्तियों की बात करें तो दिल्ली विधानसभा के पास पुलिस, लोक व्यवस्था, भूमि को छोड़कर राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की जो शक्ति है, याद रखना कि जो दिल्ली सरकार है पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकती है, कानून बनाने की शक्ति दिया गया है। ओके, जो समवर्ती सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची की जो बात कही गई है, याद रखना कि अनुसूची 7th में इसका चर्चा किया गया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, अपराध करने से पहले ही किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाता है जिसको कि लगे कि इसकी उपस्थिति में कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त हो सकती है, शांति अस्त व्यस्त हो सकता है, तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, इन आर्टिकल को जान लीजिए। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 क्लॉज 3, आर्टिकल 22(1), आर्टिकल 22(2). ओके, ये महत्वपूर्ण है। जो आर्टिकल 22 है वो कहता है हिरासत और गिरफ्तारी से संरक्षण देता है। हिरासत और गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करता है आर्टिकल 22। ओके, वहीं 22(1) और 22(2) में क्या है कि आपको पहले तो व्यक्ति को डिटेन करने से पहले उसको कारण बताना होगा। साथ ही साथ जब उसको डिटेन आप कर लेते हो, हिरासत में ले लेते हो, तो 24 घंटे के अंदर, सॉरी आप मुझे करेक्ट करना, मे बी 24 या 48 आवर है। ठीक है, अभी हम इसको करेक्ट कर लेंगे। मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको पेश करना होता है। लेकिन जिस व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया गया होता है, डिटेन किया गया होता है, उस पे आर्टिकल 22(1) और 22(2) लागू नहीं होता है। यह व्यवस्था किया गया है आर्टिकल 22(3) के अंतर्गत। तो यहां पे 3 आर्टिकल महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 22, आर्टिकल 22(1), 22(2) और 22(3). जिस व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत डिटेन किया गया होता है उस पर आर्टिकल 22(1) और 22(2) लागू नहीं होगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं इस पे। सो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का केवल असाधारण परिस्थितियों में ही उपयोग किया जाना चाहिए, यानी कहीं पर भी आप इसका उपयोग नहीं कर लोगे। इसके विरोध में बातें कही गई थी कि हो सकता है कि मतभेद, आपसी मतभेद का भी फायदा उठाकर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार कर लो। ठीक है, तो जब बहुत ही विकट परिस्थिति हो, आसान परिस्थिति हो, तभी प्रिवेंटिव डिटेंशन का उपयोग करना है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात करें तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का अर्थ है अपराध करने से पहले ही किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेना जो कानून और व्यवस्था के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकता है। यानी प्रशासन को ऐसा लगे कि ऐसा कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जो कि किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे अशांति फैला सकता है, खतरा है वो, तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है जुर्म करने से पहले। ओके, सो ऐसे व्यक्ति द्वारा भविष्य में किसी अपराध को अंजाम देने से रोकने हेतु डिटेन यानी गिरफ्तार किया जाता है। इसके तहत व्यक्ति को बिना कोई मुकदमा चलाए हिरासत में रखा जाता है। भारत का संविधान
अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान की गई है। याद रखना, 22(1) और 22(2) के तहत गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की गई है। पहला तो है कि आपको कारण बताना पड़ेगा, दूसरा उसको एक समय काल के तहत आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। लेकिन अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत किसी को डिटेन किया गया है तो उस पर 22(1) और 22(2) दोनों निष्क्रिय हो जाते हैं, और यह व्यवस्था किया गया है 22(3) में। ओके, चलिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत गिरफ्तारी या हिरासत में लिए गए व्यक्ति पर संविधान के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। यह व्यवस्था किया गया है आर्टिकल 22(3) के अंतर्गत। संसद को भारत की रक्षा, विदेशी मामले, सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन संबंधी कानून बनाने का अनन्य प्राधिकार प्राप्त है। राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था को बनाए रखने, आपूर्ति और सेवाओं के रख रखाव से संबंधित मामलों के लिए संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकता है। ये लाइन प्लीज आप याद रखना, ये सेगमेंट आपसे इंपॉर्टेंट के रूप में पूछा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि राज्य की सुरक्षा हेतु भी राज्य विधानमंडल भी ऐसे कानून बना सकते हैं। ठीक है, विभिन्न कुछ कानून की अगर बात करें तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रावधान किए गए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम आदि में। ओके, चलिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो आर्टिकल 22(1) किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दिए बिना उसे कस्टडी में रखकर डिटेन नहीं किया जा सकता, अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने या बचाव कराने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 22(1). आर्टिकल 22(2) प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है, कस्टडी में रखकर डिटेन किया गया है, उसे ऐसी गिरफ्तारी के तहत 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। सॉरी, 48 नहीं, 24 घंटे के तहत मजिस्ट्रेट सामने पेश करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उस पे 22(2) और 22(1) लागू नहीं होता, ये दोनों आर्टिकल निष्क्रिय हो जाएंगे। 22(3) उपयुक्त 2 खंड उस व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जो उस समय भारत के किसी शत्रु देश का नागरिक है या जिसे किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत गिरफ्तार या डिटेन किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा यहां से कंफ्यूजन आपसे पूछ सकता है कि क्या सिर्फ भारतीय लोगों के लिए, तो याद रखना कि उस व्यक्ति पर जो किसी शत्रु देश का नागरिक है, थोड़ा सा ये भी स्पेसिफिक आप याद रखना। ठीक है, चलिए, आर्टिकल 22(4) क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए डिटेन नहीं किया जा सकता, हालांकि सलाहकार बोर्ड यह पुष्टि कर दे कि इस तरह के डिटेंशन के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं तो किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक के लिए डिटेन किया जा सकता है। ओके, तो थोड़ा सा प्लीज आप याद रखना, अनुच्छेद 22(7) क्लॉज बी किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना 3 महीने से अधिक समय के लिए डिटेन किया जा सकता है यदि संसद कानून द्वारा यह प्रावधान करती है कि ऐसे डिटेंशन की अधिकतम अवधि कितनी होगी तथा परिस्थितियां, व्यक्तियों के वर्ग और ऐसे मामलों जिन पर ऐसा कानून लागू हो सकता है। तो थोड़ा सा याद रखना, 22(1), 22(2), 22(3), 22(4, साथ ही साथ आर्टिकल 22, और हमने बात कर लिया प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, और इस पे ना ही सिर्फ संसद, इस पे विधानमंडल के तहत भी चीजें कार्रवाई की जा सकती हैं, नियम कानून बनाए जा सकते हैं। तो थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, कि विधानमंडल भी ऐसे संबंधित कानूनों को बना सकती है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है व्यक्तित्व अधिकार। ओके, पर्सनालिटी राइट्स। सो हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों को किसी तीसरे पक्ष द्वारा दुरुपयोग किए जाने के संरक्षण प्रदान किया गया है। ओके, व्यक्तित्व अधिकार की बात करें तो व्यक्तित्व अधिकार से तात्पर्य किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार या संपत्ति के अधिकार के तहत उसके व्यक्तित्व की रक्षा करने के अधिकार से है। व्यक्तित्व अधिकार नाम, आवाज, हस्ताक्षर, छवियों, जनता द्वारा आसानी से पहचानी जाने वाली किसी अन्य विशेषता को व्यक्त करते हैं जो किसी सेलिब्रिटी आदि के व्यक्तित्व का प्रतीक है। तो थोड़ा सा स्पेसिफिक आप याद रखना, ठीक है, कि व्यक्तित्व अधिकार के तहत क्या क्या सेगमेंट हैं और क्या मामला आता है और क्या आ सकता है, प्लीज। ओके, चलिए, भारत में व्यक्तित्व अधिकार की बात करें तो देश में व्यक्तित्व अधिकार या उसके संरक्षण या किसी भी कानून में स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय नहीं किया गया है। हालांकि निजता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार में इसके
तत्व विद्यमान है। ओके, तो ये सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा कहा जा सकता है या मे भी आपसे जो यहाँ पे बातें दी गई हैं आपसे बिल्कुल बातें बता के उसके बाद आपसे पूछा जाए। ठीक है, देश में व्यक्तित्व अधिकार उसके संरक्षण का किसी भी कानून में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ठीक है, लेकिन निजता के अधिकार के तहत संपत्ति के अधिकार में इसके तत्व विद्यमान हैं। ठीक है, भारत में व्यक्तित्व अधिकार में निम्नलिखित 2 प्रकार के अधिकार शामिल हैं। पहला है पब्लिसिटी का अधिकार। ठीक है, यह किसी व्यक्ति की छवि एवं अन्य विशेषताओं को बिना उनकी अनुमति या संविदात्मक मुआवजे के व्यवसायिक रूप से दुरुपयोग होने से बचाने का अधिकार से संबंधित है। यह ट्रेडमार्क्स अधिनियम 1999 और कॉपीराइट अधिनियम 1957 जैसे कानून द्वारा शासित होता है। नेक्स्ट है निजता का अधिकार, जिसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बिना उनकी अनुमति के सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित न करने का अधिकार शामिल है। यहां पर इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो व्यक्तित्व अधिकार है, व्यक्तित्व अधिकार निजता के अंतर्गत आ सकता है, निजता के अंतर्गत। ओके, हालांकि इस पे खुलकर कोई अभी तक कोई नियम नहीं है, तो निजता के अंतर्गत इसका चर्चा किया जाता है। ठीक है, निजता का अधिकार मोटे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 और न्यायमूर्ति के एस पट्टुस्वामी सेवानिवृत्त मामले 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के तहत शामिल होता है। ओके, जस्ट वेट। क्लियर? सो निजता का अधिकार इसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बिना उसकी अनुमति के सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना न करने का अधिकार शामिल है। निजता का अधिकार मोटे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 और न्यायमूर्ति के एस पट्टुस्वामी सेवानिवृत्त मामले 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में के तहत शामिल होता है। मरणोपरांत व्यक्तित्व अधिकार की बात करें तो प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग का रोकथाम अधिनियम 1950 या कानून इस अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध कुछ गणमान्य व्यक्तियों के नामों प्रतीकों के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाती है। ये जो छोटे छोटे जो सेगमेंट है इसको प्लीज आप याद रखना। ठीक है, यह कानून अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध कुछ गणमान्य व्यक्तियों के नामों प्रतीकों के अनधिकृत उपयोग पर रोक भी लगाती है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की बात करें, इंडियन पिनल कोड, यदि कोई व्यक्ति किसी मृतक या उसके परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी करता है या अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करता है तो भारतीय दंड संहिता के तहत मानहानि का मुकदमा दायर किया जा सकता है। ओके, ओके, चलिए व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है, आर्टिकल 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ओके, जो भी व्यक्ति है आप उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, अगर आप उसको छीड़ करना चाहते हैं तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा मनमाने तरीके से नहीं। ठीक है, अनुच्छेद 300A संपत्ति का अधिकार प्रदान करता है। इस अनुच्छेद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संविधान में जोड़ा गया था। याद रखना, आर्टिकल 31 को आर्टिकल 31 को लाया गया था 300A के तहत। इस अनुच्छेद में किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानून के प्राधिकार के अलावा वंचित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति का अगर आप प्रॉपर्टीज लेते हो तो जो कानून बनाए गए हैं उस कानून के तहत ही आप व्यक्ति को प्रॉपर्टी को ले सकते हो, बशर्ते उसको पैसा दो, मुआवजा दो, या जो भी करंटली अधिनियम नियम बनाए गए हैं आप मनमाने तरीके से उसके प्रॉपर्टीज को नहीं ले सकते हो। तो तहत कानून के प्राधिकारों के अलावा वंचित नहीं किया जाता। अलग कहने के मतलब है कि आप कानून के तहत जो प्रावधान जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसके तहत ही व्यक्ति के प्रॉपर्टीज पे आप मोल भाव कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए टॉपिक है हेट स्पीच। ओके, सो हाल ही में जस्ट वेट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हितधारकों से हेट स्पीच की समस्या
का स्थायी समाधान खोजने के लिए आपस में सहयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया। हेट स्पीच क्या है? सो हेट स्पीच को भारत के किसी भी कानून के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है। हेट स्पीच आमतौर पर व्यक्तियों के एक समूह के खिलाफ घृणा को बढ़ावा देने का वक्तव्य है। देखिए, अब बोलने का अधिकार, अपने तरीके से बात करने का अधिकार, किसी को कुछ कहने का अधिकार तो है, ठीक है, लेकिन याद रखना महत्वपूर्ण है आर्टिकल 19(2), ठीक है, आर्टिकल 19(2), ठीक है। आपको वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन लोक व्यवस्था, नैतिकता, सदाचार के तहत आप पे प्रतिबंध भी लगाया गया है। यानी आप एक उसी सीमा तक बात करो कि एक नैतिक रहे, सदाचार रहे और किसी के फ्रीडम को, किसी को आप क्षति ना पहुंचाओ, तो आपकी वाक अभिव्यक्ति इसी प्रकार की होनी चाहिए। तो याद रखना आर्टिकल 19(2), आर्टिकल 19(2) वाक और अभिव्यक्ति की अधिकार तो है, लेकिन सदाचार, नैतिकता, ओके, लोक व्यवस्था के तहत प्रतिबंधित भी लगाई गई है आपकी वाक अभिव्यक्ति को। ओके, सो हेट स्पीच को भारत के किसी भी कानून के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया। हेट स्पीच आमतौर पर व्यक्तियों के एक समूह के खिलाफ घृणा को बढ़ावा वाला वक्तव्य होता है। हेट स्पीच को अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इन रूपों में चित्र, कार्टून, मीम्स, वस्तुएं, हाव भाव, प्रतीक जैसे चिन्ह शामिल हैं। इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से प्रसारित किया जा सकता है। ओके, ये भी आपको याद रखना है कि हेट स्पीच जो है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से प्रसारित किया जाता है। हेट स्पीच के तहत चित्र, कार्टून यानी किसी का चित्र बना देना, मीम्स, वस्तुएं जैसे हाव भाव, प्रतीक भी इसके तहत शामिल होते हैं। ठीक है, भारत में हेट स्पीच को नियंत्रित करने वाले अगर कानून की बात करें तो संवैधानिक प्रावधान की अगर बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 19(2) सभी नागरिकों को वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि अधिकार पर अन्य बातों के साथ साथ लोक व्यवस्था, सदाचार, नैतिकता के संरक्षण हेतु नियुक्ति निर्बंध लगाए गए हैं। यानी आप बात करो, बोलो, लेकिन इस सेगमेंट के अंतर्गत आपको प्रतिबंधित भी किया गया है कि आप इनको क्षति ना पहुंचाओ बोलते समय, किसी को कुछ कहते समय। भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 196(1) धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विविध समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने को दंडित करता है। ठीक है, धारा 299 किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए जानबूझ और दुर्भावपूर्ण कृत्यों के लिए दंड का प्रावधान भी किया गया है। धारा 353(1) और धारा 353(2) विभिन्न वर्गों के बीच लोकहानि व शत्रुता, घृणा, दुर्भावना पैदा करने वाले किसी भी कथन, अफवाह या रिपोर्ट के प्रकाशन या प्रसार के कार्य को भी दंडित करता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 अधिनियम की धारा 8 में ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करती है जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का गलत उपयोग करने का दोषी पाया जाता है। धारा 123(3)(a) और धारा 125 निर्वाचन के संबंध में धर्म, मूल वंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता फैलाने वाली गतिविधियों को एक भ्रष्ट चुनावी आचरण मानती है। साथ ही इस गतिविधियों को प्रतिबंधित भी करती है। एग्जाम्स के व्यू से आप इसको प्लीज याद रखो, लोकसभा का चुनाव आने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आपको याद होना चाहिए बहुत तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टॉपिक उपासना स्थल अधिनियम 1991। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उपासना स्थल अधिनियम के तहत विवादित धार्मिक स्थलों से संबंधित मामलों को सुनवाई करने के अन्य अदालतों को रोकने का आदेश नहीं दे सकता। उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1951 यह अधिनियम घोषित करता है कि किसी भी उपासना स्थल का धार्मिक चरित्र वही रहेगा जो 15 अगस्त 1947 को था। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल को किसी अलग संप्रदाय या उसके किसी दूसरे वर्ग में परिवर्तित नहीं कर सकता। यानी 15 अगस्त 1947 को जो स्थल जिस चीज के लिए जाना जाता था
आज के समय में उसकी छवि, उसकी प्रतिष्ठा वही रहेगी, उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उस पर किसी और धर्म, किसी और प्रतिष्ठा, किसी और उसकी पहचान पर उससे किसी और दूसरे रूप में उस पर आरोपित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यह अधिनियम राज्य पर प्रत्येक उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने, जैसा कि स्वतंत्रता के समय मौजूद था, का सकारात्मक दायित्व भी डालता है। यह घोषणा करता है कि उपासना स्थल के स्वरूप को परिवर्तित करने के संबंध में सभी मुकदमे, अपील या कोई अन्य कार्रवाई जो 15 अगस्त 1947 को किसी भी अदालत या प्राधिकरण के समक्ष लंबित है, कानून लागू होते ही समाप्त हो जाएंगे। याद रखना, यह स्टेटमेंट काफी महत्वपूर्ण है, प्लीज आप इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको प्लीज आप याद रख लो कि स्टेटमेंट यह कह क्या रहा है। ठीक है, ओके, ठीक। साथ ही साथ आर्टिकल 25 भी आप याद रखना, आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए अन्य कुछ महत्वपूर्ण न्यूज हैं, जैसे संविधान की 8वीं अनुसूची। ठीक है, उड़ीसा मंत्रिमंडल ने संविधान की 8वीं अनुसूची में कुछ भाषा को शामिल करने का प्रस्ताव की मंजूरी दी है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है, इसमें देश के आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल है। याद रखना कि जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची के 8वीं सूची में जो मूल संविधान था, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी। उसके बाद पहला अमेंडमेंट इसमें किया गया, उसमें एक भाषा ऐड किया गया। उसके बाद 8वीं अनुसूची में दूसरा अमेंडमेंट किया। जो पहला है, पहले में सिंधी को ऐड किया गया था, ये भी आप याद रखना। पहले में सिंधी को ऐड किया गया, एक भाषा को। दूसरी बार फिर अमेंडमेंट किया गया, इसमें 3 भाषा को ऐड किया गया। सेकेंड टाइम में 3 भाषा को ऐड किया गया। फिर तीसरी बार अमेंडमेंट इसमें किया गया। तीसरी बार के अमेंडमेंट में 4 भाषा ऐड किया गया। और जो तीसरा हुआ था वो 2003 में हुआ था, 92 नंबर वाला, ये भी आप याद रखना। ओके, भारत के मूल संविधान में 8वीं अनुसूची के तहत 14 भाषा थी। उसके बाद पहला इसमें अमेंडमेंट हुआ, एक भाषा सिंधी को ऐड किया गया। दूसरा अमेंडमेंट हुआ, उसमें टोटल 3 भाषा ऐड की गया। जो तीसरा हुआ, उसमें टोटल 4 भाषा ऐड किया गया। और ये 2003 92 अमेंडमेंट हुआ था, ये भी आप याद रखना। चलिए अब इसमें आते हैं, बात करते हैं क्या है। ठीक है, सिंधी भाषा 1967 में, ठीक है, और कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में 71वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया। 2003 में 92 के संशोधन अधिनियम के तहत संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो टोटल 4 भाषाओं को इसमें जोड़ा गया है। ओके, चलिए संविधान की 9वीं अनुसूची, इससे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। इस पे संविधान में अनुच्छेद 31B को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची में शामिल केंद्रीय और राज्य कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने IR कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु 2007, ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको प्लीज आप याद रखना। इसका दुरुपयोग काफी होना शुरू हो गया था कि कोई भी संशोधन करो, फेवरेबल संशोधन करो, जो कि सरकार सत्तारूढ़ पार्टी थी, कोई भी संशोधन करो, अपने अकॉर्डिंग नियम बनाओ और उसको 9वीं अनुसूची में डाल दो। क्यों? क्योंकि 9वीं अनुसूची में जो भी मैटर डाला जाएगा, ठीक है, उसको अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने IR कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 में फैसला सुनाया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस सूची में शामिल किए गए कानून को न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू उस पे की जा सकती है। अगर ऐसा कुछ संशोधन आप करते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यह गलत है, अनुचित है, ठीक है, या लगता है कि जो मूल स्ट्रक्चर उसको प्रभावित कर रहा है, तो उस पर न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। इस प्रकार के कानून को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है यदि संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत गारंटीकृत मूल अधिकारों या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। आप समझ गए। 9वीं अनुसूची भारत के पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत संविधान में शामिल किया गया था। इसके लिए संविधान का अनुच्छेद 31B का प्रावधान करके इसको जोड़ा गया।
नवीन सूची में शामिल केंद्रीय और राज्य कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन 2007 का IR कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में शामिल कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है अगर अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत गारंटीकृत मूल अधिकारों या संविधान के मूल ढांचे को वह संशोधन प्रभावित कर रहा हो। ओके, चलिए, चुप रहने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सभी आरोपियों को चुप रहने का अधिकार है और जांचकर्ता उन्हें बोलने या अपराध स्वीकार करने को मजबूर नहीं कर सकते हैं। चुप रहने का अधिकार अनुच्छेद 20(3) में निहित है। यह महत्वपूर्ण है, आप वन लाइन के रूप में इसको आप याद रखना। ओके, इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी अपने खिलाफ साक्षी बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हालांकि यह संरक्षण केवल आपराधिक कार्रवाई तक ही सीमित है। जिस व्यक्ति से सीमा शुल्क अधिनियम 1962 या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत पूछताछ की जा रही है, उसे इस अधिकार का उपबंध नहीं है। इसका कारण यह है कि उस व्यक्ति को किसी अपराध का अभियुक्त नहीं होता, वह वकील रहने का हकदार भी नहीं है। तो ये दो सेगमेंट याद रखना कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत आपको यहां पर यह शक्ति नहीं मिलती है। नंदिनी सतपथी बनाम PL दानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन के सीमा के भीतर किसी सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन हो सकता है। तो ये भी आप ये मामला आप प्लीज याद रखना, ठीक है, ये मामला आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निजी क्षेत्रक में स्थायी लोगों के लिए आरक्षण। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम 2020 को रद्द किया है। गौरतलब है कि इस अधिनियम के तहत निजी क्षेत्र में 30,000 रुपए से कम मासिक वेतन वाली नौकरियों में हरियाणा के स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दिया गया था। इसको निरस्त कर दिया गया। हाई कोर्ट ने इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया। न्यायालय के अनुसार यह अधिनियम भारत के संविधान के भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। ठीक है, कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि यह अधिनियम संवैधानिक नैतिकता, यहां पे याद रखना, यहां पे स्पेसिफिक मौलिक अधिकार का 2 आर्टिकल है, एक तो आर्टिकल 14 और एक आर्टिकल 15 और एक आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 ये आप याद रखो इस पे, ठीक है, यहां से इन आर्टिकलों का जुड़ा हुआ है, इसी आर्टिकल के बेस पे ये वक्तव्य दिया गया था। तो ये भी आप याद रखना। एक तो है शिक्षण संस्था, दूसरा कानून के समक्ष सबको समानता, और तीसरा की नौकरी के लिए अगर लगता है सरकार को कि कोई एक ऐसा वर्ग है जो कि अनुपस्थित है या उसकी जो उपस्थिति है एक एवरेज मामले में नहीं है, तो राज्य सरकार आरक्षण दे सकती है। तो याद रखना आर्टिकल 14, 15 और 16 ये तीनों आर्टिकल आपको प्लीज याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अफर्मेटिव एक्शंस। अफर्मेटिव एक्शन से तात्पर्य सकारात्मक कार्रवाई पक्षपात से है। इसे अमेरिका के कुछ विशेष पहचान वाले व्यक्तियों के खिलाफ पक्षपात के ऐतिहासिक प्रतिरूप से निपटने के लिए उपयोग किया गया था। इसके तहत अमेरिका के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अश्वेत, हिस्पैनिक, अन्य अल्पसंख्यक छात्रों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाता है। सो भारत में आरक्षण अफर्मेटिव एक्शन का एक उदाहरण है। ओके, ये प्लीज याद रखना। इसके माध्यम से ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों का शिक्षा, नौकरी, सरकारी योजना, छात्रवृत्ति और राजनीति में प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि ये जो अफर्मेटिव एक्शन है, अफर्मेटिव एक्शन के तहत ही जो जिनका प्रतिनिधित्व समाज में एक स्पेसिफिक जगह पर अगर कम है, तो अफर्मेटिव एक्शन के तहत ही उनको यह प्रबंधन किया जाता है कि उनको आरक्षण दिया जाता है स्पेसिफिक जगहों पे, स्पेसिफिक नौकरियों में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) सरकार को आरक्षण संबंधित प्रावधान करने की अनुमति देता है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी वाद में रोजगार एवं शिक्षा दोनों में ओबीसी, एससी और एसटी के आरक्षण पर 50% सीमा तय की थी। नेक्स्ट है रंगनाथ मिश्रा आयोग। रंगनाथ मिश्रा आयोग की बात करें तो इसे आधिकारिक तौर पर धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग के रूप में जाना जाता है। इसका गठन देश में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित अलग अलग मुद्दों को रेखांकित किए
गया था। आयोग की रिपोर्ट 2007 में यह सिफारिश की गई थी कि अनुसूचित जाति का जो दर्जा है पूरी तरह से धर्म से अलग कर देना चाहिए, साथ ही इसे अनुसूचित जनजाति के तहत धर्म तटस्थ बनाना चाहिए। इसमें इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त होने की अनुमति देने की सिफारिश की गई थी। यह विशेष है, यह टैगलाइन याद रखना, ठीक है। इसमें इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त करने की अनुमति देने की सिफारिश की गई थी। याद रखना, रंगनाथ मिश्रा आयोग। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 355 संविधान के भाग 18। ओके, अनुच्छेद 352 से 360 तक निहित आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का एक हिस्सा है। अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वो बाहरी आक्रमणों, आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। साथ ही संघ का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाना जाना सुनिश्चित करे। ओके, पैदल चलने का अधिकार। पंजाब पैदल चलने का अधिकार को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह अधिकार NHAI सहित सड़क स्वामित्व वाली सभी एजेंसियों के लिए सड़क एवं फुटपाथ पर साइकिल ट्रैक की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य है। तो ये वन लाइनर है, प्लीज आपको याद रखना कि पंजाब जो राज्य है पैदल चलने के अधिकार को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सो एवरीवन, यहीं पे हमारा जो पहला पार्ट है